और मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मस्जिद में मोदी मोदी। जी हां, हैदरी मस्जिद में हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारों से कोई हैरान हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन कांग्रेस के कान जरूर खड़े हो गए। इसकी वजह है कि कांग्रेस बीजेपी की छवि को मुस्लिम विरोधी बताती आई है, लेकिन अब बोहरा समाज ने अब की बार 400 पार का नारा मस्जिद में दिया है, जिस पर सियासत भी जमकर हो रही है। यूं तो कांग्रेस पर बीजेपी को घेर रही है, लेकिन उसके नेताओं में ही एक राय नहीं है। कोई कह रहा है कि यह बीजेपी का दोहरा चरित्र है, तो कोई कह रहा है कि बीजेपी कांग्रेस का अनुसरण कर रही है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इसे तुष्टीकरण की नहीं, संतुष्टिकरण की राजनीति बताई है। लेकिन अब क्या ये समझा जाए कि जिस अल्पसंख्यक वोट बैंक पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ मानी जाती है, उसमें बीजेपी ने सेंध लगा दी है? क्या बोहरा समाज के सहारे बीजेपी मुसलमानों के बीच भी अपनी पकड़ को मजबूत कर लेगी? आखिर मस्जिद में मोदी मोदी के नारों के क्या मायने निकाले जाएं? आज इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मोदी है तो 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 अब की बार मस्जिद में हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे, मोदी का पोस्टर और अब की बार 400 पार का नारा। शायद ये पहली दफा ही होगा देश की किसी मस्जिद में इस तरह का नजारा दिखा हो। यूं तो चुनावी सभाओं और रोड शो में मोदी मोदी के नारे खूब सुनाई देते हैं, लेकिन जब मस्जिद में इस तरह का माहौल दिखे तो उसके मायने अलग होते हैं। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा की मौजूदगी में ये नारे और मोदी के पोस्टर मस्जिद में बोहरा समाज ने लगाए थे। ये वही समाज है जिसके सहारे बीजेपी मुस्लिम वोट को साधने की कवायद कर रही है। लेकिन मस्जिद में मोदी के नारे के वीडियो पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे बीजेपी का दोहरा चरित्र बताया। देखिए, राजनीति के लिए धर्म का दुरुपयोग करना बीजेपी के नेताओं की आदत में है। आलोक शर्मा जी भोपाल से जो बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हैं, वो मस्जिद में जाके नमाजियों से नारे लगवा रहे हैं मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए। क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? चुनाव आयोग क्या कार्यवाही नहीं करेगा? क्या संज्ञान नहीं लेगा? हमारा सवाल है चुनाव आयोग से। और दूसरी बात, जो जिन बीजेपी के नेताओं को दुआ मांगने से, ईदगाह में लोगों से मिलने जाने पर जो बहुत तकलीफ होती है, वो आज खामोश क्यों है? जब आलोक शर्मा जी मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने गए और नमाज पढ़ने का तो उन्होंने वहां नारेबाजी करवाई, नारे लगवाए, दुआ मांगी। क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है बीजेपी के नेताओं का? एक देश में सांप्रदायिक सद्भाव आ रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता हो रही है और बीजेपी भी मुस्लिमों की तरफ जा रही है, तो हमें तो लगता है कि वो हमारी नीतियों का ही अनुसरण कर रही है। हम तो कब से कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, बहुत देर में समझ में आई उन्हें ये बात। ये जग जाहिर है कि कांग्रेस बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताती आई है, लेकिन पीएम मोदी अपने 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुस्लिम समुदाय को भी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए बोहरा समुदाय और पसमानदा मुसलमानों को लुभाने की रणनीति बनाई गई है, जिसका असर भी दिख रहा है। लेकिन ये संकेत कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं है, इसलिए वो बीजेपी पर हमलावर है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। देखिए, सबसे पहले तो जब आप सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र से चलेंगे तो धर्म समुदाय बहुत पीछे रह जाते हैं, देश आगे होता है। मोदी जी के नेतृत्व में जितनी भी जनहितैषी योजनाएं बनी, उसका एक बड़ा लाभार्थी वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग रहा। ऐसे में जो वोट बैंक का जो एक ताला कांग्रेस ने लगा रहा था, वो टूट चुका है और अब हर समुदाय और विशेषकर उस अल्पसंख्यक समुदाय के मन में भी अब मोदी बसते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति पे करारा तमाचा है और संतुष्टीकरण की राजनीति की जीत है। माना जाता है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत है, लेकिन मुसलमानों में आर्थिक रूप से सबसे प्रभावशाली समुदाय दाऊदी बोहरा है, जिसे बीजेपी अपने राजनीति के लिए मुफीद मानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोहरा समुदाय के काफी करीबी माने जाते हैं। बोहरा समुदाय के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री थे, लिहाजा कांग्रेस के वोट बैंक में बीजेपी ने सेंधमारी शुरू कर दी है, जिस पर अब सियासत भी गरमाने लगी है और मस्जिद में मोदी के नारे गूंज रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। मोदी है तो
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा, बीजेपी नेता योगेश गुप्ता और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रवि वर्मा जी, शुरुआत आपसे करते हैं। आपने अब्बास हफीज़ को भी सुना, आपने मुकेश नायक को भी सुना, एक प्रवक्ता है, एक मीडिया प्रभारी के अध्यक्ष हैं। मोदी मोदी के नारे लगे मस्जिद में। मुकेश नायक कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीति का अनुसरण कर रही, देर आए दुरुस्त आए, और अब्बास हफीज ने कह रहे हैं कि दोहरा चरित्र है। आप किसकी बात से सहमत है? क्योंकि बीजेपी कह रही तुष्टीकरण पर तमाचा और संतुष्टीकरण पर ये जीत है। ब्रजेश जी, आपने प्रश्न मुझसे पूछा? जी, आप ही से पूछा है। जी देखिए ब्रजेश जी, जब आपसे नहीं, मैंने रवि वर्मा जी से पूछा है। हेलो योगेश जी, जी रवि जी से पूछा है। रवि भाई बताइए। जी, आपका सवाल मुझसे है? जी, आप ही से है। जी, एक बार सवाल दोहरा दीजिए, मुझे लगा योगेश गुप्ता आपने जी साहब। मुकेश नायक जी को भी सुना, आपने आपके प्रवक्ता अब्बास हफीज को भी सुना। एक कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीति है, उसका अनुसरण कर रही है बीजेपी, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। दूसरे कह रहे हैं दोहरा चरित्र है। आप किसकी बात से सहमत हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है ये तुष्टीकरण पर तमाचा है और संतुष्टीकरण की जीत है। जी ब्रजेश जी, कांग्रेस में सद्भाव और सर्वधर्म समभाव की राजनीति हमेशा से कांग्रेस ने की है। कांग्रेस ने हमेशा से सभी धर्मों का सम्मान किया, आदर किया। लेकिन आज सबसे बड़ा अवसर उनके लिए है, उन्हें स्पष्टीकरण इस बात का देना होगा। जिन्हें मस्जिदों में जाने से, जिन्होंने अजान से तकलीफ हुआ करती थी, जो हमेशा से एक वर्ग विशेष पर ओछी टिप्पणियां करते थे, तो आज वो अपने वोट बैंक की राजनीति के चलते घुटनों के बल टेक कर जो आज माथा टेक रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, तो जवाब उस भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। क्योंकि कांग्रेस ने तो हमेशा से सभी धर्मों का सम्मान किया है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में आज मस्जिदों के चक्कर काट रहे नेता भारतीय जनता पार्टी के स्पष्टीकरण थे कि आखिर ये दोहरे चरित्र की राजनीति क्यों? क्योंकि इनके पूर्व जो सांसद थे वो चाकुओं में धार तेज कर लो और किस तरह के बयान देकर इस देश में बेमनस्ता का भाव पैदा करते थे। इनके एक जो मंत्री हैं जो कपड़ों के रंग से जो पहचानते थे लोगों को, आज क्या हुआ उस भारतीय जनता पार्टी को? ये दोहरे चरित्र क्यों आजकल भारतीय जनता पार्टी बदली बदली सी नजर आ रही है? इसीलिए ना कि उनके पैरों के तले जमीन नहीं, फिर भी उनको यकीन नहीं। ये 400 का नारा लगाने वाले लोगों की हवा टाइट इस तरह है कि आज वो उनको घुटनों के बल आकर सजदे करने पड़ रहे हैं। लेकिन आपके मुकेश नायक तो तारीफ कर रहे हैं कि अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा कदम है, ये तो कांग्रेस की नीति है। तो अच्छी बात है ना। वो तो कह रहे थे सबका साथ, सबका विश्वास। तो ब्रजेश जी, मैंने कब कुछ गलत कह दिया आपको? पहले आप कह रहे हो ना, तो स्वागत कर रहे हो ना, अच्छी कदम है। ब्रजेश जी, सर्वधर्म समभाव की बात है, लेकिन जवाब तो उस भारतीय जनता पार्टी से लेना होगा ना। उसे अपनी गिरेबा में आज झांकने का अवसर है, वो झांके कि जो लोग चाकुओं पे तेज धार कर लो और जिन्हें मस्जिदों में जाने से अजान से दिक्कतें होती थी, जो कल तक उन्हें तो योगेश जी, अजान से दिक्कत होती थी, दुआ से दिक्कत होती थी, कल तक आपको कपड़ों के रंग से पहचाने जाते थे, और अब मस्जिद में जो मोदी मोदी के नारे लगवा रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, जब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, जब भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण से लेकर गरीब कल्याण तक की योजनाओं को धरातल पर लाती है और उससे लाभान्वित होने वाले, जहां एक तरफ लाडली बहना योजना में अगर सविता और सोनम है, तो वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यक वर्ग शबाना और मुमताज भी होती है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना हो या आयुष्मान योजना हो या हमारा किसान सम्मान निधि, उसमें शाहरुख सलमान भी लाभान्वित होते हैं और हमारे यहाँ रामदयाल भी लाभान्वित होते हैं। तो जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका कल्याण सबका विकास की बात करते हुए 400 पार का नारा देते हैं, तो यकीनन 400 पार का नारा पूरा करने के लिए हमको सभी वर्गों का साथ चाहिए, और उस साथ को लेने के लिए हम हर बूथ पर 64,523 बूथों पर 370 वोट बढ़ाने की कवायद जारी है। और जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस नेताओं का, पदाधिकारियों का पलायन हो रहा है, वो इस बात का प्रमाण है कि हम 370 से भी ज्यादा हर बूथ पर वोट कमाएंगे और उसमें हमको अल्पसंख्यक वर्ग का पूरा समर्थन मिलेगा। क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग भी ये भली भांति समझता है, जानता है, पहचानता है कि पिछले 50-60 सालों में कांग्रेस ने न केवल उस अल्पसंख्यक वर्ग का शोषण किया है, बल्कि आदिवासियों का शोषण किया है, महिलाओं का शोषण किया है, युवाओं का शोषण किया है। तो आज जब 10 साल बनाम 50-60 साल
कांग्रेस के कार्यकाल के ऊपर अपन अवलोकन करते हैं तो अवलोकन के पश्चात जो 10 साल का परिदृश्य सामने आता है, निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कार्य, लेकिन योगेश जी फिर दोहा पर सवाल क्यों उठाते हैं आप? योगेश जी फिर दोहा पर सवाल क्यों उठाते हैं आप? कभी नहीं उठाई। दोहरा चरित्र के ऊपर मैं आपको बताता हूं, दोहरा चरित्र तो कांग्रेसियों का है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की बहिष्कार करती है एक तरफ जहां कांग्रेस, वहीं दिग्विजय सिंह जी दुआ पढ़ते हैं। ये दोहरा चरित्र है। तो रवि भाई, दोहरा चरित्र आपका है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता देते हैं तो आप उसको ठुकरा देते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं है क्या? नहीं, दोहरा चरित्र ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी के छुड़वैये नैनाबेले नेता वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं जिनकी बात का कोई ठिया ठिकाना नहीं है। जो कल तक कांग्रेस के कसीदे गढ़ते थे आज भाजपा के कसीदे गढ़ रहे हैं। तो इस तरह की बातों पे जनता कोई भरोसा नहीं करती है ब्रजेश जी। भरोसा तो उस बात पे किया जाएगा जो सद्भाव की बात करता है, जो सद्भाव के साथ इस देश को चलाने की बात करता है, जो केवल इस तरह की ओछी बात करके छींटे कसी ना करे। लेकिन डिबेट मर्यादा आप क्या सिखाएंगे? रवि भाई ये गलत है। ब्रजेश जी स्पष्टीकरण तो उन लोगों को भी देना होगा ना जो आज दोहरे चरित्र लगाकर तो आप दोहरे चरित्र की बात कर रहे हो तो सवाल वाजिब है ना कि आपने भी जो प्राण प्रतिष्ठा का नोटा ठुकरा दिया था, तो ये दोहरा चरित्र नहीं है। खराब कर रहे हैं ब्रजेश जी कल तक वो लोग क्या कहते थे और आज आपकी डिबेट में क्या कह रहे हैं उस पर चर्चा होनी होगी। जनता जानना चाहती है ना, जनता जानना चाहती है। जो मुखौटे लगाकर चर्चा करने के लिए आते हैं वो कल तक क्या कहते थे? व्यक्ति पर जा रहे हैं रवि भाई, वही मैं कह रहा हूँ। आप पार्टी का पक्ष रखिए ना। नहीं है, ये मुखौटे लगाने की राजनीति को देश स्वीकार नहीं करने वाला है। मेरा जवाब आज भी वहीं पर ही है कि कल तक भारतीय जनता पार्टी को जो मरोड़े उठती थी आज सजदे क्यों? ये दोहरे चरित्र मुखौटे लगाकर जो चर्चा करने लोग आ रहे हैं तो अंगुली तो आपकी तरफ भी उठ रही है। चलिए मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। शर्मा जी को दिखाइए। देखिए शर्मा जी, क्या ये विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है और मोदी पर मुसलमानों का भरोसा बढ़ रहा है जिस तरह से योजनाएं हैं? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि किसको खतरे की घंटी है, किसको अच्छी बात है, ये लोग तो वो दोनों आपस में जाने। लेकिन ये घटना कहीं ना कहीं देश में सद्भाव बनाने की दृष्टि से और सबको एक सूत्र में पिरोने की दृष्टि से ये अच्छी घटना है। तो पिछले काफी वर्षों से अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखें तो वो अल्पसंख्यक समुदाय में अपनी पैठ बनाने का प्रयत्न भाजपा कर रही है। बिल्कुल। भाजपा का जो गठन का जो पहला अधिवेशन 1980 में मुंबई में हुआ था तो उसमें एक सत्र की अध्यक्षता अब्दुल करीम चागला जी ने की थी, एक सत्र की अध्यक्षता। तो वहीं से उन्होंने जो संदेश दिया था, लेकिन किसी वजह से जो बात नहीं हो पाई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया हुआ है, इसकी टीम पूरी की पूरी काम कर रही है। तो फिर अयोध्या के मामले में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भी उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को वहां आमंत्रित किया था, वो कार्यक्रम में रहे। तो भाजपा बड़े दिनों से ये प्रयत्न कर रही है और ईद के दिन जाने का सिलसिला जब शिवराज मुख्यमंत्री तब भी गए और जब दर्शन जी यहाँ रहते थे संघ प्रमुख, वो भी आलोक शर्मा को लेकर के ईदगाह गए हुए। तो लंबे समय से जो भाजपा प्रयत्न कर रही थी उसमें अब एक कदम आगे नारे लगे। नारे इससे पहले नहीं लगे थे। चुनाव में भी दोनों पार्टियों को उम्मीदवार मस्जिदों में जाते रहे हैं, ईद में जाते रहे हैं, वो मिल करके आते रहे हैं। उनके साथ रोजा अफ्तार भी हुए हैं, रोजा अफ्तार में भी भाजपा के लोग शामिल हुए हैं। लेकिन नारे मस्जिद में जो लगे हैं वो पहली बार लगे हैं। तो स्वाभाविक रूप से मैं तो इसको भारत में जो सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता के लिए एक अच्छा चिन्ह मानता हूँ। मोटे तौर पर अब ये चुनाव आयोग की देखने की बात है कि नारे किसने लगाए, वो आचार संहिता में आता है नहीं आता है, ये तो देखने का काम का है। लेकिन कुल मिलाकर के भारत में एक सामाजिक सद्भाव के लिए एक अच्छा संकेत। लेकिन फिर कांग्रेस क्यों उसका विरोध कर रही है? वही तो कहती है कि आप मुसलमानों से दूरी बनाते हो और आप कह रहे हैं कि दोहरा चरित्र है। अच्छा कदम है। तो आपने खुद ही बताया कांग्रेस के प्रवक्ताओं के दो अलग अलग वक्तव्य आए। एक मुकेश नायक ने तो कहा कि उन्होंने एक प्रकार से परोक्ष रूप से ये कहा कि संतोषी व्यक्त किया कि कांग्रेस की राय पर भाजपा चल रही है। कुल मिलाकर के अलग अलग राय उस पर भी आई थी। लेकिन चुनाव आज है और कल चुनाव खत्म हो जाएंगे। लेकिन सामाजिक सद्भाव देश में रहना चाहिए, सामाजिक शांति देश में रहना चाहिए, उसके लिए एक अच्छा लक्षण है। रवि जी, अच्छा लक्षण है। आप तो मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और जब सद्भाव की बात हो रही है तो तारीफ करना चाहिए ना।
जिस तरह मुकेश नायक ने किए, आपको उसमें दोहरा चरित्र दिखता है? ब्रजेश जी, दोहरा चरित्र पे चर्चा करी जाएगी। मैं पुनः इस बात पे कायम हूँ, क्योंकि हमारी मोहब्बत की दुकान इस देश के हर दलित, गरीब, आदिवासी, मुस्लिम भाई के लिए, सबके लिए है। लेकिन जो लोग मुखौटा लगाकर आते हैं उनके दोहरे चरित्र पे चर्चा होगी, क्योंकि जनता को जिस तरीके से बरगलाने का काम वो लोग करते हैं, उनके दोहरे चरित्र को देखा है कि कल तक वो किस तरह की बातें कर रहे थे और आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जब वही वर्ग उनका समर्थन कर रहा है, वही वर्ग नारे लगा रहा है, तो आप नारे लगा रहा है ब्रजेश जी, तो इससे कोई हमें ऐतराज नहीं है। ये किसी भी जाति, धर्म, मजहब के लोगों का अपना एक विशेष अधिकार हो सकता है। ये मैं किसी के वो तो नहीं कह रहा हूं कि वो ना लगाएं, लेकिन जो लोग आज लोटे लगा रहे हैं, जो लोग आज नतमस्तक हो रहे हैं, उनको जवाब देना होगा, क्योंकि उनके जिस तरीके से पूर्व के नेताओं के बयान हैं, उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा। कि कल तक तो आप शिवराज जी का ईदगाह पे बाकायदा टोपी वाला फोटो जारी कर रहे थे पीसीसी से। या डर रही है कांग्रेस कि हमारा वोट बैंक था जिसपे एकाधिकार था हमारा मध्य प्रदेश, वो खिसक रहा है? कांग्रेस किसी से नहीं डर रही है। वो तो भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा उनके भाषणों से समझी जा सकती है कि जो लोग मुस्लिम लीग की बातें करने लगते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, उन्हें स्पष्टीकरण देना है। और स्पष्टीकरण ये जनता मांग रही है कांग्रेस के। तो क्यों देना? अभी शर्मा जी ने बताया ना कि जब पहले अधिवेशन से वो मुसलमानों को साथ लेकर चल रहे हैं, पहले अधिवेशन। शर्मा जी, ये पाकिस्तान, देखिए ब्रजेश जी, जो फजलुल हक की सरकार में जो इनके संस्थापक थे जनसंघ के, वो मंत्री हुआ करते थे। अच्छा गप गप, कड़बा कड़बत हूँ, तो इस तरह से तो नहीं होने वाला ना। जनता जानती है कि मुखौटे लगाकर राजनीति कौन कर रहा है, आखिर इस देश की जन संपदा को कौन लूट रहा है, आखिर इस देश में बेमनस्ता का भाव कौन लोग पैदा करते हैं। और अब वो सद्भाव की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि बेमनस की बात कर रहे हैं। योगेश जी वो कह रहे हैं दोहरा चरित्र है आपका, दोहरा मुखौटा है, मुखौटा लगाकर आप बात करते हैं। जी देखिए, मैंने इनको दोनों बार ध्यानपूर्वक सुना और जब मैं बोलता हूँ तो ये बौखला जाते हैं। नहीं, बौखला छुटभैया जाते हैं, ये बौखलाने की कोई बात नहीं है। आप थोड़ा शब्दों की मर्यादा रखिए प्लीज, रिपीट कर रहे हैं, किसी को कुछ मत बोल। तू उस समय जब मैं प्रदेश प्रवक्ता हुआ करता था कांग्रेस पार्टी में, तो तू प्रदेश प्रवक्ता भी नहीं था। घुसपैठ मचा के किसान कांग्रेस से प्रवक्ता बना, उसके बाद चमचागिरी करके प्रदेश प्रवक्ता बन के आज यहाँ भाषण झाड़ रहा है। तो ये अरे वो तो पता है कि कौन चमचागिरी करता था, ये सब आप जानते हैं। व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए, मैं दोनों से कह रहा हूँ। रवि भाई बार बार वो शब्दों का इस्तेमाल ना करें, पार्टी का पक्ष रखें प्लीज। जोड़ के निवेदन है कि इस विषय पे विषय के ऊपर अगर आपके पास जानकारी है तो बात करो। व्यक्तिगत आक्षेप के ऊपर डिबेट नहीं हो रही है। हम और तुम मिल लेते हैं न्यू मार्केट में कहीं, फिर कर लो एक दूसरे पे आरोप। तो चैनल का समय पर बात कर रहे हो। तो देखिए ब्रजेश जी, मेरा यह कहने का है तात्पर्य है कि मोहब्बत की दुकान खोलने चले थे राहुल गांधी जी। एक तरफ मोहब्बत की बात करते हैं, दूसरी तरफ जातिगत जनगणना के आधार पर देश को, वर्ग को संघर्ष कराने पर आतुर है। ये इनके कैसे भी आपकी आवाज डिस्टर्ब आ नहीं रही है योगेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ अब आ रही, बोलिए बोलिए। देखिए राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान खोलने चले, इनकी मोहब्बत की दुकान पर शटर लगाया 2023 के विधानसभा की चुनाव में, क्योंकि जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। और उसने ये देखा कि एक तरफ ये मोहब्बत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जातिगत जनगणना के आधार पर देश को बांटने की बात कर रहे हैं। तो पुष्टिकरण कौन कर रहा है? एक तरफ ये रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं, दूसरी तरफ रोजा अफ्तार पार्टी में पार्टी को इसका जवाब जनता के समक्ष देना होगा। और जनता ये भली भांति समझ रही है कि पिछले 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे भारत ने कितनी आर्थिक विकास की गति पकड़ी है। युवाओं को रोजगार मिला, 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप मध्य प्रदेश में चालू हुए हैं, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। वहीं 5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप कम से कम पूरे देश में खुले हैं पिछले 10 वर्षों में। भारतीय जनता पार्टी की शुरू से नीति रही है कि 370 धारा खत्म करेंगे। हमने 370 धारा खत्म करी। जम्मू कश्मीर में आज अमन चैन कायम है। वहां का युवा आज रोजगार भी पा रहा है, खेल भी रहा है। जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जनता जनार्दन से संवाद कायम रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी और उनकी पूरी टीम संवादहीनता रखती है। ठीक, कभी वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से, कभी मीटिंग के माध्यम से, बूथ से लेकर जिले और मंडल तक के कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री का संबोधन होता है। हर महीने मन की बात के माध्यम से जनता से जुड़ते हैं। तो ये चुनावी रणनीति नहीं है। हम 24/7 हमेशा सतत प्रयास रहता है कि हमारे भारत की जनता का
ठीक। उत्थान कैसे हो, हमारे किसान का उत्थान ठीक, कैसे हो, तो ये हमारी प्रयासों का नतीजा है रमेश जी। देश की सुरक्षा कैसे हो। ठीक है योगेश जी। रमेश जी, बीजेपी के प्रयासों का नतीजा है, और शायद जो मुस्लिम विरोधी छवि थी वो बदल रही है क्या बीजेपी की, और इसी वजह से विपक्ष में और कांग्रेस में बौखलाहट है कि हमारा एक वोट बैंक खिसक जाएगा। देखिए, मोटे तौर पर निश्चित रूप से उनका जो बरसों का एक प्रयास रहा है समाज में अपना प्रभाव बनाने का, ये उसका अंग है। आपको अगर याद हो, भाजपा वाले ताकत के साथ कहते थे कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह को कहते थे कि धर्म बदलने से डीएनए नहीं बदलता, राष्ट्रीयता नहीं बदलती, तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं, लेकिन जो अंग्रेज खानों में बांट करके राजनीति करते थे, जातियों में बांट करके, धर्म में बांट करके, क्षेत्र में बांट करके, उसका प्रभाव काफी दिनों तक रहेगा। तो मेरी दृष्टि में चुनाव, जैसा कि तुमने कहा है, आज है कल खत्म हो जाएगा, इतना आंकड़ा लगभग है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 23 सीट का परिणाम लगभग 24-25 का स्पष्ट संघर्ष की 4 सीट पर है, तो हो जाएगा। लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं सामाजिक सद्भाव का संदेश देती है, सबके साथ मिलकर के चलने का संदेश देती है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की घटना को उसी प्रकार लिया जाना चाहिए। तो रवि भाई, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको जोड़ने की बात करते हैं, और जो पहल शुरू से कर रही थी बीजेपी या आरएसएस, उसमें सफल होती दिख रही है। और आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जो योगेश जी ने आरोप लगाया है, अंग्रेजों की नीति पर चल रहे हैं, फूट डालो राज करो। नहीं, देखिए, फूट डालो और राज करो की नीति तो इस देश में, और झूठ और का षड्यंत्र के लिए जो विख्यात है इस दल का चेहरा, मध्य प्रदेश से न केवल देश की जनता ने देखा है कि आखिर फूट डालने का काम कौन करते हैं। मैं वही कह रहा हूं ना कि उनके नेताओं के आप बयान उठाइए तो एक कुछ कहता है, एक दूसरा कुछ कहता है। अभी जब हमने अपना न्याय पत्र जारी किया है, जब सबके हक अधिकारों की बात की है, तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे मैनिफेस्टो पर सवाल उठाते हैं। तो यही तो दोहरा चरित्र है कि वो किस तरह के दोहरे चरित्र की राजनीति कर देश में बेमनस्ता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। अगर हमारी मोहब्बत की दुकान में सबके हक अधिकारों की बात की जा रही है, हम सबके लिए न्याय करना चाहते हैं, तो फिर एक वर्ग विशेष पर टिप्पणी क्यों की जा रही है? ये तो योगेश गुप्ता जी जवाब दें, या तो वो लेकिन रवि भाई, आप भी तो कहते थे, जब प्रधानमंत्री हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सरकारी संसाधनों पर है, तो ये क्या था? ब्रजेश जी, तो इस पे स्पष्टीकरण चर्चा आज उनको देने चाहिए ना, कि वो लोग कौन है जो सवाल उठा रहे हैं। आज उस पर स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए, तो उस पर स्पष्टीकरण तो है नहीं उनका। आ रहा हूं योगेश जी, दीजिए योगेश जी जवाब। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी मोहब्बत की दुकान के नाम से महिलाओं के उत्थान की बात करती है। इनकी महिलाओं के प्रति नीति देखिए, 29 लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में, उसमें से एकमात्र महिला नीलम मिश्रा को इन्होंने रीवा से टिकट दिया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 33% महिला आरक्षण। अरे ये विषय ही नहीं है, आज टिकट वितरण का कहां से आप टिकट डिस्ट्रीब्यूटर लेकर आ रहे हैं? आज कहां से? अरे टिकट वितरण पे, अरे महिला की न्याय की बातें वो कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। जिसका हर दूसरा तीसरा नेता बलात्कार के केस में पाया जाता है, आज वो महिला न्याय की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश आज कैपिटल राज्य बना हुआ है। बलात्कार अगर देश में सबसे अधिक कहीं होते हैं तो मध्य प्रदेश में होते हैं, जिनकी खुद की एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि देश में सबसे अधिक कहीं बलात्कार होते हैं, तो मध्य प्रदेश मतदाता है। मान सम्मान को सुरक्षित नहीं कर पाए, नारी के सम्मान को सुरक्षित नहीं कर पाए, वो आज नारी सम्मान की बात कर रहे हैं। टिकटों की आड़ में अपनी कमियों को छुपाने का काम न करें योगेश गुप्ता जी, टिकटों की आड़ में अपनी कमियों को छुपाने न करें, टिकटों की आड़ में अपनी कमियों को छुपाने न करें। एक और उदाहरण है महिला के साथ अन्याय, ऐसे कई उदाहरण आपके फेल्योर हो चुके हैं। नीशा बांगरे आदिवासी आपके ऐसी फर्जी दलीलों से मध्य प्रदेश की जनता झांसे में नहीं आने वाली है। देंगे नहीं दिया, निशा बांगरे को विधानसभा टिकट नहीं दिया, लोकसभा टिकट नहीं दिया, इधर उधर की बातें करके ये केवल बात करना चाहते हैं। किसानों का पिछले 50-60 दशकों से आज 244 से ज्यादा इनके सांसद करप्ट हैं, क्रिमिनल केसेस से लगे हुए हैं उनके ऊपर। पूरा गांधी परिवार जमानत पर चल रहा है। अरे जिस तरह के फर्जी आरोप प्रत्यारोप है, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जो तड़ीपार हुआ करते थे,
उस पर भी कुछ कहने का काम है। दलालों का अड्डा तो आज बना हुआ है, हर माह में लिस्टें बदल जाती हैं। दलालों का अड्डा कौन है और किसका है ये सब जानते हैं। भाई बिठा दिए एक एक करके बोलिए प्लीज। वसूली करने के लिए ब्रजेश जी दरअसल चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं। ब्रजेश जी आदिवासियों का हक छीनने वाली कांग्रेस, किसानों के हक, आदिवासियों के सर पे आप मूते हैं, आपके नेता के प्रतिनिधि पूते हैं, और आप आदिवासी सम्मान की बात कर रहे हैं। अरे जो सवाल आप उठा रहे हैं, कभी गिरेवा में झांक के देखिए किस आदिवासी सम्मान की बात कर रहे हैं। सबसे अधिक आदिवासी विकास खंडों को पैसा देने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। उनके वनाधिकार के पट्टों का देने का काम इंदिरा जी ने किया था। ये केवल फूट की चर्चा के आधार पर इस सच के समंदर को पार करना चाहते हैं, तो इस तरह की बातें करके केवल माफी समय चाहता हूं, काटना चाह रहे समय की हैं। बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं अच्छी पहल है। यदि मस्जिद में पहली बार मध्य प्रदेश में मोदी मोदी के नारे लगे हैं तो कांग्रेस उसे दोहरा चरित्र बता रही है, लेकिन एक सद्भाव के लिए ये अच्छा कदम है और इसकी सराहना की जा रही। कांग्रेस में भी अलग अलग बयान आ रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि अच्छी पहल है, ये कांग्रेस की नीति पर चल रहे हैं, दूसरा पक्ष इसे वोट बैंक की राजनीति बता रहा है। लेकिन इसका क्या लोकसभा चुनाव पर परिणाम पर असर पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।